हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो आपके केवीएस के इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आई थी। तो जो आपकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी वो आपकी आई थी 1968 में। 1968 में हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी। नेक्स्ट हमारी आई थी 1986 में। एंड देन जो 1986 के बाद आपकी 1992 में आपकी कुछ अपडेट हुआ था, जिसमें आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि आपका लर्निंग विदाउट बर्डन, ये पॉइंट यहाँ पे आप 1992 में डिस्कस किया गया था। देन आपकी जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं हम, वो आपकी 2020 में आई थी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए आप कहते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहें या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आपकी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी मानी जाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये पॉइंट आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इंडिया थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर NEP 1968 एंड 1986। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1968 हमने फर्स्ट बताया है, 1986 आपकी सेकंड है, 1992 आपकी इसी को थोड़ा बहुत अपडेट किया था। देन आपकी अब जो आई है वो आपकी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है 2020। और जो हमारी 2020 एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 के बेस पर ही है। तो कितने सालों का डिफरेंस है, 34 ईयर ओल्ड पॉलिसी के बेस पे अब हमारी ये एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किसकी अध्यक्षता के अंदर आपकी बनाई गई है, ड्राफ्ट की गई है। तो ये आपके जो कस्तूरी रंगन हैं, आपके इसरो के चेयरमैन कहे जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हमारी जो NEP है ये ड्राफ्ट की गई है। तो इन्होंने इसे प्रिपेयर किया था और इन्होंने इसे सबमिट करी थी अपनी रिपोर्ट ऑन May 31st। आपके 31 मई 2019 को इन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया और इसे सबमिट किया था। देन इसको अप्रूव होने में टाइम लगा, तो ये अप्रूव हुई थी आपकी 29 जुलाई 2020 को, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं। एक तो आपको नेम याद रखना है, किसकी अध्यक्षता में ये बनाया गया, ये आपके कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाया गया था। एंड उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया था 31 मई 2019 को, एंड जुलाई 29 2020 को ये अप्रूव हो गया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो कस्तूरी रंगन थे वो कौन थे, वो इसरो के चेयरमैन माने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसके लिए। एंड देन आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो आपका MHRD है उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से हम इसे अब जानते हैं। पहले हम इसे MHRD बोलते थे, लेकिन अब हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है अभी। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन हैं और पहले कौन थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लेटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं और उनसे पहले कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करा जा सकता है, क्योंकि आप एजुकेशन की लाइन में जा रहे हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। NEP जो है वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि जो हमारी लर्निंग है, जो बच्चा पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इंजॉय करके पढ़े, एंगेज करके पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे है ना मतलब बर्डन लग रहा है पढ़ते वक्त, या फिर वो मतलब इंजॉय नहीं कर पा रहा है उस लर्निंग को, उसे मज़ा आना चाहिए। तो ऐसे कुछ उसके पॉइंट्स हैं। और कहीं ना कहीं जो NEP है उसने FLN को एम्फेसाइज किया था, तो FLN हमने पूरा अच्छे से कवर किया है, आप चेक कर सकते हैं, अभी वीडियो अपलोड करी थी आपके लिए। तो FLN का मतलब था कि हमें एक बच्चों के अंदर जो लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, उसका बेस तैयार करना है अप टू क्लास 3rd तक। तो उसकी बात हमारी NEP के अंदर ही करी गई थी। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूविंग एजुकेशनल आउटकम सो दैट चिल्ड्रन कैन इम्प्लीमेंट द नॉलेज एंड स्किल इन रियल लाइफ।
कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए जो बच्चा सीख रहा है उससे उसको एक आउटकम मिलना चाहिए कि जहाँ वो अपनी उस नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है जो उसे पढ़ाया जा रहा है स्कूल में वो कहीं भी उसके काम नहीं आ रहा है रियल लाइफ में। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर बच्चा पढ़ रहा है उसके काम नहीं आ रहा है। ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसके रियल लाइफ में काम आ रहा है। लाइक हम मैथ्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बेस मैथ का तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रियल लाइफ में कैलकुलेशन में उनकी हेल्प करेगा। ऐसे ही हम उसको जो रीडिंग राइटिंग सिखा रहे हैं, लिटरेसी करा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसके कम्युनिकेशन में उसकी हेल्प करेगा। तो यही है कि इस तरह से उन्हें कराना है, इस तरह से इम्प्रूव करना है जिससे कि उनकी रियल लाइफ में उनकी हेल्प हो सके। आगे देखते हैं। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एनईपी के अंदर स्ट्रक्चर था। पहले जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था वो होता था 10+2 का स्ट्रक्चर, लेकिन अब जो हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, 5+3+3+4। तो ये स्ट्रक्चर हमें अब बच्चों को देना है। अब ये तो पता नहीं है कब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन अभी जो आया है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे पढ़ना है। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो किया जाएगा आगे चल के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाउंडेशनल स्टेज को। जो फाउंडेशनल स्टेज होती है हमारी वो हमारी 5 ईयर की होती है, जिसमें 3 ईयर जो हमारा टाइम होता है वो प्री स्कूल का होता है, जब बच्चा नर्सरी केजी यूकेजी या प्रेप कह सकते हैं। एंड देन हमारा बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड में जाता है, तो वो आपकी जो होती है सेकंड 2 पार्ट्स में 2 ईयर में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले जो ये 3 ईयर हैं इसमें हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस तरह से पढ़ाना है कि वो प्ले के साथ चीज़ों को सीखे, मतलब गेम में ही वो सीखे। बुक्स का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाना है। इस टाइम में क्या होता है, बच्चा जो है उस टाइम अपना जो घर में पहले घर में करता था वो स्कूल में आके करे। लाइक क्या होता है, बच्चा छोटा बच्चा होता है, नर्सरी केजी का बच्चा होता है, वो पढ़ने के लिए नहीं आता है स्कूल में, वो किस लिए आता है, वो गेम खेलने के लिए आता है। जो उसे अपने आसपास नहीं मिल पाता तो वो स्कूल में आ रहा है, तो गेम उसको कराइए। गेम में ऐसा करिए कि कहीं ना कहीं आप गेम भी करा रहे हैं बच्चे को, उसको लर्निंग भी करा रहे हैं, तो उसको लर्निंग भी हो, उसका गेम भी हो, उसे वो इंजॉय कर पाए। वो ये ना कहे मुझे स्कूल नहीं जाना है, वो स्कूल आए। तो कुछ इस तरह से हमें अपना जो करिकुलम है वो रखना होगा, जिससे बच्चा इंटरेस्टेड भी हो स्कूल आने के लिए, उसको मज़ा भी आए और उसकी लर्निंग भी हो सके, और बुक्स का यूज़ हम ना करें। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड क्लास की बात करी जाए तो वहाँ कुछ हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ला सकते हैं। वहाँ पे भी हमें मना किया है एग्ज़ाम नहीं करना है, हमें सिर्फ ऐसे ट्राई करना है कि बच्चा कहीं ना कहीं खेल खेल में ही सीख रहा है चीज़ों को। तो इसका सिर्फ डिफरेंस आप इतना याद कर सकते हैं कि जो आपका 3 ईयर होता है स्टार्टिंग का, उसमें जो बच्चों की एज होती है वो 3 से 6 ईयर के बच्चे होते हैं। 3 साल का बच्चा एडमिशन लेता है नर्सरी में आके, तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 साल तक वो कहाँ रहेगा, प्री स्कूल में रहेगा। उसके बाद वो फर्स्ट सेकंड में जा रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो एज होगी वो 6 to 8 एज होगी। और आपको यहाँ बच्चे को किस तरह से सिखाना है, खेल खेल में ही बच्चों को सिखाना है, जिससे कि उसे लर्निंग भी हो और उसको इंटरेस्ट भी आए और उसको कहीं ना। नेक्स्ट होती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज। ये स्टेज आपकी होती है 3 ईयर की, जिसमें आप कह सकते हैं कि 9 से 11 ईयर तक का बच्चा इसके अंदर रहेगा। तो जो बच्चा 3rd, 4th, 5th क्लास में रहता है तो वो इस स्टेज के अंदर कवर किया जाएगा। तो 3rd, 4th, 5th क्लास का जो बच्चा है उसे आप प्ले वे के साथ साथ कुछ एक्टिविटी करा के भी उसको एंगेज कर सकते हैं, उसको लर्निंग करा सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आप टेक्स्ट बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बुक्स का यूज़ करके उसको पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल भी बुक का आपको यूज़ करना ही नहीं है। यहाँ पे आप बुक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे को एक्टिविटी कराएंगे, एक्टिविटी करा के उसको लर्निंग कराएंगे, एंड देन आप यहाँ पे इस स्टेज में बच्चे की एजुकेशन को, लर्निंग को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक की बात हमने पढ़ी। नेक्स्ट हमारा मिडल स्टेज हो जाती है। मिडल स्टेज जो होती है ये आपकी ईयर जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये सही है। 12 से 14 ईयर जो होता है, 12 से 14 ईयर का बच्चा इस स्टेज के अंदर रहता है, और ये भी आपकी 3 साल चलती है। तो आपका 6th, 7th, 8th का जो बच्चा है
वो इस स्टेज को कवर करेगा। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज देना शुरू करते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत उसको लैंग्वेज दिखाना शुरू करते हैं, कोडिंग वगैरह। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है, लेकिन हमारा टारगेट होता है कि हाँ हम उसे, अगर वो इंटरेस्टेड, हम उसे ट्राई करें कि उसे सिखाएं। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें उसे वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी एजुकेशन उसे मिले जिससे कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ काम कर सके, कुछ ना कुछ काम उसे मिल सके या इंटर्नशिप कर सके, कुछ भी। तो ऐसी उसे उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उसे एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट हमारा है कि वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी टॉक्ड एट द स्टेज। कोई भी इंडियन लैंग्वेज वो यहाँ पे सीख सकता है। उसके लिए ऑप्शनल होता है कि संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ा, जो भी मतलब आपकी लैंग्वेज है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर उसका सीखने का मन है तो आप उसको सिखाएंगे। तो ये हमारे इस स्टेज को कवर करता है। नेक्स्ट आपका है आपकी सेकेंडरी स्टेज कह सकते हैं, इसे हाई स्कूल स्टेज कह सकते हैं। इसमें ये आपका 4 साल तक चलती है, जिसमें 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे को आप कवर करेंगे। एंड जो एज ग्रुप होगा यहाँ पे वो आपका 15 से 18 ईयर तक का बच्चा यहाँ पे रहेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें एनईपी के अंदर कहा गया है कि 9 to 10 के अंदर हमारा, जैसे अब क्या है, अभी करिकुलम हमारा ऐसा है, 10th के बाद बच्चे को स्ट्रीम चूज़ करनी होती है कि आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या फिर आर्ट लेना है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मुझे तो यार केमिस्ट्री नहीं आता, मुझे फिजिक्स और मैथ्स तो आता है बट केमिस्ट्री नहीं आता, तो मैं साइंस नहीं ले पाऊँगा, फिर मुझे कॉमर्स लेनी होगी। बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रीम का कोई वो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को अकाउंट्स अच्छा लगता है, मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है, तो आप वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको साइंस ही लेनी है, कॉमर्स ही लेनी है या आर्ट ही लेनी है। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपका कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मन है तो आप वो भी यहाँ पे सिखाएंगे बच्चों को। फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चों को सिखाई जाएगी। जैसे किसी का फ्रेंच मन कर रहा है सीखने का तो उसे फ्रेंच सिखाई जाएगी, किसी को मन कर रहा है जर्मन सीखनी है तो जर्मन सिखाई जाएगी। तो ये आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो ये चारों स्टेजेस के याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या है। आपका 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो 5 ईयर है वो फाउंडेशनल स्टेज है, 3 ईयर आपकी प्री प्राइमरी है एंड 2 ईयर आपकी फर्स्ट सेकेंड क्लास है, जहाँ पे आप बच्चे को खेल खेल में चीज़ों को सिखाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो है वो प्रीपेटरी स्टेज है, जो आपकी 3 साल तक की है, जहाँ पे आपका 9 से 11 साल तक का बच्चा होगा। और यहाँ पे आप बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देंगे और टेक्स्ट बुक की हेल्प से भी पढ़ा सकते हैं। थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक का हेल्प आप लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएं। नेक्स्ट आपकी मिडिल स्टेज आती है, जिसमें आपका 3 ईयर होता है और 12 से 14 ईयर के स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे लेते हैं और ये 6, 7, 8 क्लास को कवर करता है। और यहाँ पे आपको बच्चे को क्या देनी है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करानी है और कहीं ना कहीं उसको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आप यहाँ पे पढ़ाएंगे। एंड सेकेंडरी स्टेज के अंदर मेन यही है कि आपकी कोई स्ट्रीम नहीं है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हैं और यहाँ पे 9 से 12 तक का आपका कवर होता है और 15 से 18 ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हैं आपके रहते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स और। तो अब हमने स्टेजेस कवर करी हैं। नेक्स्ट ये कुछ की प्रिंसिपल हैं एनईपी के जो हमें पता होने चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं एफएलएन तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एफएलएन को अचीव करना है हमें, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो है इसको हमें अचीव करना है अप टू ग्रेड 3 तक। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि जो लर्नर है वो इजीली चूज़ कर सके क्या उसको, मतलब क्या प्रोग्राम उसका लर्निंग का उसे लेना है और वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर सके अपनी रियल लाइफ में। जैसे कि हमने अभी स्ट्रीम की बात करी थी कि बच्चा इजीली अपना कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, तो हमने उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, उसकी मर्जी है जो उसे चूज़ करना है वो उस सब्जेक्ट को पढ़े। लेकिन अभी तक क्या चल रहा है कि एक मतलब थोपा जा रहा है हम पे कि नहीं, अगर आपको साइंस लोगे तो आपको साइंस के ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स के ही पढ़ने हैं, आर्ट लोगे तो आर्ट का ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है, जहाँ आपका मन करता है जो सब्जेक्ट मन करता है वो आप ले सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प से हम आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी कर पाएंगे।
नेक्स्ट कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को ख़त्म करके कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ हमें जाना है। रट्टाफिकेशन बच्चों को नहीं करवाना है, हमें हमें सिर्फ क्या करना है, कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है। जैसा कि हम पहले जब छोटे थे तो हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर हमें जो टेबल होते हैं वो रटवाते थे, सिर्फ मतलब क्लास में बार बार 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल ऐसे पढ़ाते थे। लेकिन आज अगर हम स्कूल में जाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहीं ना कहीं डॉजिंग टेबल की हेल्प लेते हैं। हम बच्चों से रेंडमली पूछने की कोशिश करते हैं कि 2 4s आर क्या होता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चों की कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं रैंडम आंसर करते हैं ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वो रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे को पूरा टेबल लर्न है लेकिन रैंडमली उससे अगर पूछा गया तो वो आंसर नहीं कर पाता है। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों की रोट लर्निंग को ख़त्म करना है और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को लेके आना है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चे के डेवलप करना है। कहीं ना कहीं बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, उसकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल होनी चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को सोच पाए और कहीं ना कहीं आंसर कर पाए चीज़ों का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ फिक्स जो उसे बता दिया उतना ही वो बता पा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए उसका माइंड। अगर उसके सामने कोई सिचुएशन आप रख रहे हैं तो वो उसका सॉल्यूशन बता पाए। जैसे कि हमारे जो डायरेक्टर थे तो वो क्या करते थे, क्लास में आके बच्चों से रैंडमली क्वेश्चन पूछा करते थे कि बच्चों अगर मेरे पास 100 टॉफ़ी हैं, मैंने 10 किसी को दे दी एंड 5 अपने फ्रेंड को दे दी, तो मेरे पास कितनी टॉफ़ी बची। तो इस तरह से उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछने पर बच्चे आंसर करते थे, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे का माइंड जो है वो क्रिएटिव होता है और उसकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी होती है। तो इसी तरह से हम बच्चे को क्लास में इस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोकसिंग ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट रेदर देन समेटिव असेसमेंट। हमें जो है फोकस किस पे करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो हम अपने स्कूल में नॉर्मल बेसिस पे लेते रहते हैं, टेस्ट वगैरह या यूटी वगैरह। एंड समेटिव असेसमेंट होता है जो हमारा लास्ट होता है, हाफ ईयरली या फिर फाइनल। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस क्यों करना है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम बच्चे का करते रहेंगे, हर 15 दिन में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलेगा बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है और कहाँ लैग कर रहा है। अगर हमें ये पता चल गया कि बच्चे की कमज़ोरी ये है, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम नेक्स्ट आनी नहीं चाहिए, तो उसको हम ट्राई करेंगे कि कहीं ना कहीं हम ठीक कर सकें। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। कहीं ना कहीं हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है टीचिंग लर्निंग के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं जितने भी स्कूल्स हैं आजकल, प्राइवेट स्कूल्स तो स्पेशली, कि सब जगह स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं। तो बच्चों को हम कहीं ना कहीं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो इस वीडियो के थ्रू इतना एंगेज हो पाते हैं कि उन्हें वो चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं बच्चों की टीचिंग लर्निंग के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें डिजिटल लेवल पे भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उन्हें डिजिटली लाइब्रेरी प्रोवाइड करा दें, बुक्स वगैरह कलेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड करा दें, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एनईपी में याद रखनी है। तो इसमें से मेन पॉइंट तो आपको बिल्कुल अपने नोट कर लेने चाहिए कि किसकी कमेटी, कौन से हमारे अध्यक्ष थे जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया था एनईपी, वो हमारे कस्तूरी रंगन थे। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन सी आई, कब आई थी, वो हमारी 1968 में आई थी। सेकंड कब आई थी, 1986 में आई थी। एंड थर्ड कब आई थी, 2020 में आई थी। एंड आपके जो आपके जो अभी फ़िलहाल जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है, MHRD का नेम बदल के क्या रख दिया गया है। एंड आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कितनी स्टेजेस हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।